A very good morning 10th class. So today we will again continue with the DG for your political science book, that is your civics book, and chapter number 6 political parties राजनीतिक दल. ठीक है, इसकी DG को कंटिन्यू करते हैं फर्दर और चैप्टर को स्टडी करेंगे. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशक में दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों के बीच लोकतंत्र की एक लहर आ गई। आज अधिकांश देश अपने देश में शासन के स्वरूप पर विचार किए बिना कुछ या अन्य रूपों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। हालांकि लोकतंत्र का स्तर विभिन्न देशों में भिन्न है। कुछ देश लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन अधिक करते हैं, जबकि दूसरे देश कम। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका कि पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है कंट्री. हालांकि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के जितने नियम होते हैं, जो भी उसके फीचर्स होते हैं, उन सबको अपने कंट्री में अप्लाई नहीं करती हैं. ठीक है, कुछ को करती हैं, कुछ को छोड़ देती हैं. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को डेमोक्रेटिक मानती हैं और डेमोक्रेसी के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं. ठीक है, क्या आप एक संस्था का नाम बता सकते हैं जो लोकतांत्रिक प्रणाली के अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो? राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जो प्रतिनिधि लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद करती है। राजनीतिक दल प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है. तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो डेमोक्रेसी को बनाने में, मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होती है. ठीक है, भारत जैसे एक संघीय देश में राजनीतिक दल राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत होना होगा। इन दलों को एक अनूठा प्रतीक आवंटित किया गया है और इन्हें मान्यता प्राप्त दलों के रूप में करार दिया गया है। ठीक है. प्रतीक क्या होता है? जो उनका सिंबल होता है. जैसे ये कह रहे हैं ना, आप एक मान्यता प्राप्त दल है और सिंबल है आपका घड़ी. यदि कोई लोकसभा में कुल मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करते हों या 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हों और लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करें, तो इसे निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित किया जाता है। ये याद रखना है आपको. कंडीशन क्या क्या है राष्ट्रीय दल होने की? 2006 में भारत में 6 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल थे। अधिक जानने के लिए आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, एक एक करके स्टडी कर लेते हैं इनको. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई और केंद्र में सबसे लंबी अवधि के लिए सत्ता में रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्शन विन इसी पार्टी ने किए हैं. 1950 के बाद इसने धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों को प्रचारित किया है। दल आधुनिक उदार मंच को मोटे तौर पर केंद्रित माना है, न ही दाएं और न ही बाएं। भाजपा 1980 में स्थापित दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ये भारत के प्राचीन मूल्यों, परंपरा और संस्कृति से प्रेरित है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जो वर्तमान में विपक्ष में है। लेकिन अभी क्या है? ये क्या है? पावर में है, यानी कि रूलिंग पार्टी है बीजेपी, और विपक्ष में आपकी कांग्रेस. इसके कुछ आम लक्ष्य हैं: सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जम्मू और कश्मीर के प्रादेशिक और राजनीतिक एकीकरण, देश के लिए समान नागरिक संहिता।
ठीक है, और इनमें से जो है काफी इन्होंने अचीव कर लिए हैं काफी हद तक। बहुजन समाज दल को देखते हैं। बहुजन समाज दल यानी बसपा 1984 में गठित हुई, जिसका समाजवाद की ओर झुकाव है। ये मुख्यतः बहुजन, जिसका शाब्दिक अर्थ बहुमत में लोग हैं, जो मुख्यतः हिंदू अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी और बौद्धों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इन सारी जातियों का दल का प्रतिनिधित्व लक्ष्य करती है। 3 वर्गों की प्रगति और बेहतरी की दिशा में काम करना है। दल का उस समय के अनेक समाज सुधारकों के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरित होने का दावा है। बसपा का भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां इसने कई बार सरकार का गठन किया है, मुख्य आधार है। भारत की 1964 में सीपीआई से विभाजन के बाद ये उभर कर आया। ये मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास रखता है। ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन, लेकिन साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करता है। ये दृढ़ता से उदारीकरण और खुले व्यापार की नीतियों का विरोध करता है। इसकी केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों में एक मजबूत उपस्थिति है। ठीक है, इनकी विचारधारा समझ में आई आपको? खुले विचारों या खुले ट्रेड को ये अपोज करते हैं, फेवर नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट दल ऑफ इंडिया का गठन 1925 में किया गया था। ये मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास रखता है। 1964 में वैचारिक मतभेदों से दल में विभाजन हो गया और भारतीय कम्युनिस्ट दल मार्क्सवादी बनकर उभरा। सीपीआई केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फला फूला था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से धीरे धीरे इसने जनाधार खो दिया है। क्या आप जानते थे, आज तक भाकपा भारत की अकेली ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो आम चुनावों में एक समान चुनावी प्रतीक का उपयोग कर चुनाव लड़ती आ रही है। कांग्रेस दल में विभाजन के बाद 1999 में राकांपा का गठन किया गया था। राकांपा लोकतंत्र, गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय और संघवाद का प्रतीक है। ये महाराष्ट्र में उपस्थित है। ये मैंने छठी का आप छठी का नहीं लिखोगे, सातवीं का हाँ देखिए ना, फिर आप अपना लिखिए अगले टीचर को जो मतलब छठी आठवीं को हिंदी होगी ऐसे सौंप दोगे कि अब अगली को सौंप दो। टाइप कर मेरे को टाइप करके दे देना, मेरे ग्रुप में दे देना, फिर मैं जो कटे हुए वो भेज देना है ना, उसको ऐसे करो, ऐसा करो ना, जैसे मेरे को भेज दो, जब मेरे पास सारा सब्जेक्ट का आ जाएगा मैं सब्जेक्ट ग्रुप में ऐसे करो, ठीक। दल की इच्छा है कि सरकार के उच्च कार्यालयों में केवल वही नागरिक हों जो जन्म से ही भारत के नागरिक हों।
और भारत में किस तरीके से जो राजनीतिक दल है वो हालांकि कितने लोकप्रिय है, कैसे लोकप्रिय है, ये सब देखते हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र में आधारशिला माना जाता है, जबकि हाल के दिनों में वो अलोकप्रिय हो गए हैं और नागरिक उनके प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। लोकतंत्र के बहुमत में दुनिया भर के वो सभी दल कम विश्वसनीय संस्थानों में से एक माने जाते हैं, विशेष रूप से दक्षिण एशिया। हालांकि भारत के लिए ये धारणा केवल आंशिक रूप से सच है। पिछले 3 दशकों में जो भारत में राजनीतिक दलों के सदस्य बन गए हैं, उनके अनुपात में लगातार तेजी आई है। ठीक है, तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो इनकी लोकप्रियता है ये बरकरार है। ठीक है, क्या क्या चुनौतियां हैं जो राजनीतिक दल फेस करते हैं उनको देख लेते हैं। बांग्लादेश के एक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजे गए मोहम्मद यूनुस ने 2007 में एक राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय किया। आप क्या सोच सकते हैं कि किन कारणों से मोहम्मद यूनुस ने नई पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? अपने विचार बताएं और चर्चा करें। मोहम्मद यूनुस राजनीतिक दलों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने तथा अच्छे नेतृत्व एवं सुशासन जैसे लोकतंत्र के प्रभावी साधन अपने देशवासियों को उपलब्ध कराने हेतु एक साफ छवि की राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहते थे। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या था कि एक साफ सुथरी राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, ठीक है, और एक सुशासन यानी कि एक जो है मैनेज्ड गवर्नमेंट लेके आई जा सके, अच्छा एक नेतृत्व, एक अच्छी लीडरशिप लोगों को प्रोवाइड की जा सके। इन सब मोटिवेशन के साथ, इन सब गोल्स के साथ इन्होंने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की। ठीक है, चलिए देखते हैं कि राजनीतिक दलों को कौन सी चुनौतियों का सामना करना होता है। अधिकांश राजनीतिक दलों में शक्ति एक या कुछ खास नेताओं तक सीमित रहती है। नेताओं की व्यक्तिगत वफादारी दल की नीतियों के प्रति वफादारी से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। साधारण सदस्यों को पर्याप्त जानकारी नहीं होती है कि दल के अंदर क्या चल रहा है और ना ही वो ये जानते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के पास प्रायः सदस्यता पंजी नहीं होती और न ही वे नियमित संगठनात्मक बैठकें या आंतरिक चुनाव करते हैं। ठीक है, अपने मतलब मेंबर्स को इस तरीके से इलेक्शन के थ्रू चूज नहीं करते, ना ही उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। राजनीतिक दलों के अंदर एक अन्य चुनौती ये होती है कि वे दिन प्रतिदिन के कार्यों में खुले तथा पारदर्शी तरीकों का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, पारदर्शी तरीकों का पालन मतलब बहुत ज्यादा जो है उनकी ओपननेस नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो लोगों को ज्यादा उनके बारे में पता नहीं चलता कि इनकी वर्किंग किस तरीके की है। राजनीतिक दलों के नेता अपने पद का दुरुपयोग करीबी या परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ पहुंचाने में करते हैं। ठीक है, ये तो आपने जनरली देखा होगा, क्या करते हैं, अगर ये जैसे कह रहे हैं मैं सक्रिय राजनीति से अवकाश ग्रहण करने के कारण इस नवयुवक को पार्टी की बागडोर सौंपता हूँ। राजवंशीय उत्तराधिकारी ज्यादातर
चलता है इन पार्टीज में, यानी कि अपने परिवार के, अपने फैमिली मेंबर्स को ये जो है पार्टी में इम्पोर्टेंट प्लेसेस देते चले जाते हैं, और फिर एक वंशवाद राजनीति की शुरुआत हो जाती है कि एक ही फैमिली जो है पूरा उसको राजनीतिक दल को होल्ड कर लेती है, और वही पार्टी जो है, वही फैमिली जो है डोमिनेट करने लगती है उस पार्टी को। बाकी जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस या उनको मतलब उनका इतना रोल पार्टी में नहीं रहता है, तो ये चीज़ गलत होती है। इसका परिणाम ये होता है कि जिन लोगों के पास पर्याप्त अनुभव या लोकप्रिय समर्थन नहीं होता, वे सत्ता के पदों पर काबिज हो जाते हैं, जबकि समर्पित पार्टी कार्यकर्ता सत्ता सुख से वंचित रह जाता है। ठीक है, समर्पित मतलब जो बहुत डेडिकेशन से काम कर रहा है ऐसा मेंबर, वो तो जो है किसी इम्पोर्टेंट जो है पद से वंचित रह जाएगा, लेकिन दूसरा पर्सन क्या है जो सिर्फ उस नेता के फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से उसको इम्पोर्टेंट जो डेजिग्नेशन होते हैं, जो महत्वपूर्ण काम होते हैं पार्टी से रिलेटेड, वो सौंप दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों के समक्ष तीसरी चुनौती ये होती है कि चुनाव जीतने के लिए वे प्रायः वैसे लोगों का चयन करते हैं जो या तो धन की उगाही कर सके या पार्टी कोष में मोटी रकम दे सकें। पार्टियां भी वैसे अपराधियों को समर्थन देती हैं जो चुनाव जीतने में सक्षम हो सकते हैं। ये तो आपने आम देखा होगा, ठीक है, कि ऐसे अपराधियों को भी जो है चुनाव में उतार दिया जाता है जिनका जो है पार्टी सोचती है, चुनावी पार्टी मतलब जो ये राजनीतिक पार्टी होती है वो सोचती है कि इनको चुनाव जिता सकता है, सिर्फ इस मोटिव से कि इनको सिर्फ इनका मोटिवेशन ही क्या होता है कि चुनाव को जीतना है, चाहे वो किसी भी ऐसे पर्सन को खड़ा कर दे, चाहे उसका कितना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड क्यों ना हो, तो अपराधियों का भी समर्थन करते हैं ताकि ये चुनाव जीत सके। दुर्भाग्य से आज राजनीतिक दलों की नीतियों में इतनी समानता होती है कि चुनाव के समय एक सार्थक निर्णय लेना कठिन हो जाता है। ठीक है, हर कोई एक जैसी फैसिलिटी ऑफर करता है वोटर्स को कि हम देखो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, ये भी सेम चीजें, तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छा काम करेगी, ये डिसाइड करना उनको मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि 2010 में ब्रिटेन में संपन्न चुनाव का परिणाम एक खंडित जनादेश था। वहां की दोनों प्रमुख पार्टियां, लेबर तथा कंजर्वेटिव पार्टी, 650 सदस्यों की संसद में 323 की साधारण बहुमत पाने से वंचित रही। फलतः ब्रिटेन को 60 वर्षों में पहली बार त्रिशंकु संसद प्राप्त हुआ और कंजर्वेटिव जहाँ पे दूसरी पार्टी के साथ मिलकर अपनी जो है इनको गवर्नमेंट बनानी पड़ती है था। लेबर डेमोक्रेट्स के बीच गठबंधन से सरकार का गठन किया जा सका। इसी तरह भारत में लोगों के समक्ष विकल्प की तलाश में कठिनाई रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों में सैद्धांतिक मतभेद रहने के बावजूद उनकी नीतियों, विशेषकर आर्थिक नीतियों में बहुत अंतर नहीं होता है। अगर ऐसी चुनौतियां हैं, तो राजनीतिक दल खुद को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? कक्षा में चर्चा और विचार का साझा करें। बहुत बार कुछ नेता अपनी पार्टी को छोड़कर सत्ता तथा धन के लालच में दूसरे दलों में चले जाते हैं। ये भी देखा होगा आपने कि पार्टी बदलते रहते हैं लोग, एक बार इस पार्टी में होते हैं, कुछ टाइम बाद दूसरी पार्टी में, तो कभी सत्ता पाने के लालच में होते हैं कि ये पार्टी हमें इलेक्शन देगी तो एक इम्पोर्टेंट सीट हमें मिल जाएगी, या फिर पैसों के लालच से ये पार्टी को शिफ्ट करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं, मौद्रिक लाभ के लालच में एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की प्रक्रिया को हार्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, हार्स ट्रेडिंग कहते हैं। दल परिवर्तन से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तथा इससे लोकतंत्र का उपहास होता है। इसे रोकने के लिए दल विरोधी कानून का संशोधन 1 मार्च
1985 को किया गया था। ठीक है, इन सब चीजों को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था, ताकि कोई भी पर्सन बार बार इस तरीके से राजनीतिक दल को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल ना हो इसमें सके। यह प्रावधान किया गया है कि दल बदलने वाले सदस्य संसद अथवा विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिए जाएंगे। अपराधी और पैसों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्याशी चुनाव के पूर्व नामांकन के समय अपनी चल अचल संपत्ति, बैंकों में जमा रकम तथा अपने विरुद्ध अथवा लंबित यदि हो मामलों की जानकारी देते हुए हलफनामा दायर करेंगे। ठीक है, ये तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कैंडिडेट को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। हालांकि कभी-कभी वहां यह संभावना बनती है कि उम्मीदवारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी सही ना हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक अन्य सुधार शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक राजनीतिक दल को अपना संगठनात्मक चुनाव कराना तथा आयकर विवरणी दाखिल करना आवश्यक कर दिया गया है। क्या आप कुछ अन्य सुधारों की बात सोच सकते हैं जिससे राजनीतिक दलों में सुधार लाया जा सके? कक्षा में चर्चा और विचारों का साझा करें। राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से एक सदस्यता पंजी बनाए रखना चाहिए। अपने संविधान का पालन करें। दल विवाद के मामले में उन्हें स्वतंत्र न्यायाधीश के रूप में निर्णय लेने का अधिकार है। उच्चतम पदों के लिए खुले रूप से चुनाव कराए जाएं। आवश्यक रूप से राजनीतिक दलों को न्यूनतम अर्थात 1/3 टिकट महिलाओं को देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, विमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, उनको भी चांस मिलेगा जो है रिप्रेजेंट करने का लोगों को। निर्णय लेने वाली निकायों में भी महिलाओं को अलग से हिस्सा होना चाहिए। सरकार को राजनीतिक दलों के चुनाव हेतु राशि की सहायता देनी चाहिए। यह सहायता पेट्रोल, कागज, टेलीफोन इत्यादि के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट। हम आम नागरिक के रूप में किस प्रकार सुधार प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो बीइंग अ सिटीजन आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो राजनीतिक दलों में सुधार लाने के लिए? हम आम नागरिक के रूप में राजनीतिक दलों पर सुधार हेतु पत्राचार, प्रचार तथा आंदोलनों के माध्यम से दबाव बना सकते हैं। ठीक है, ताकि लोकतंत्र को गुणवत्ता प्रदान हो सके। ठीक है, लेटर लिख के, प्रचार करके, आंदोलन चला के आप जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की क्या गुणवत्ता है, क्या वीकनेसेस है, इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करा के उसकी क्वालिटी में, पार्टी की जो कार्यशैली है उसमें सुधार ला सकते हैं। राजनीतिक दलों को सुधारों के बारे में और गंभीर होना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि वे सुधार न होने के कारण जनता का समर्थन खो देंगे। दूसरा, हम जन भागीदारी में वृद्धि करें। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके योग्य उम्मीदवारों को ही चयनित करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से वर्किंग है पॉलिटिकल पार्टी की, कौन कौन सी राष्ट्रीय दल है भारत में, किस तरीके से कौन कौन से सिद्धांतों का वो पालन करते हैं, क्या क्या कमियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, किस तरीके से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करके आएंगे, समझ के आएंगे।